नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज रविवार है, छुट्टी का दिन। लगता है महाराष्ट्र में विपक्ष छुट्टी पर थी और बड़ा सियासी खेल हो गया। राजनीति के धुरंधर शरद पवार के घर में बगावत हो गया। जिस भतीजे ने 2019 में झटका दिया था, उसने आज फिर एक बड़ा झटका दिया। शिंदे सरकार के खेमे में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन गए अजित पवार। ये खबर आग की तरह फैल गई। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और लखनऊ से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। विपक्षी खेमे में खलबली मची। अभी पटना में विपक्ष की एकता बैठक के 10 दिन भी नहीं हुए थे कि महाराष्ट्र में इस खबर ने विपक्ष के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। जिस विपक्ष की अगली मीटिंग बेंगलुरु में होने वाली थी, वो आज बीजेपी के इस दाव को समझ नहीं पा रही। विपक्ष की जो पार्टियां 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए रणनीति बना रही हैं, उनके इरादे पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत ने विपक्ष का खेल खराब कर दिया? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, क्योंकि शिंदे सरकार के साथ जो परिस्थिति है और शिंदे सरकार के खिलाफ जो परिस्थिति है, वो अंगणित भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी मदतभाव। सियासत के रिक्टर स्केल पर अजित पवार ने जो झटका दिया है, उससे महाराष्ट्र में उथल पुथल मच गई। विपक्षी एकता के तंबू उखड़ गए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ। शरद पवार की सियासी जमीन ही खिसक गई। आज इलेक्शन को 4 साल हो गए। 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था? मोदी का टारगेट क्या था? हम लोग। अब तक इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। ये उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी। शरद पवार का गेम भतीजे अजित पवार ने ही बिगाड़ दिया। सिर्फ 1 घंटे में नेता विपक्ष से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए अजित पवार। सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। 2024 के विपक्षी एकता के लिए ताल ठोकने वाले शरद पवार को घर में ही बगावत ऐसी मिली जिसकी भनक उन्हें आज सुबह तक भी नहीं थी। विरोधी पक्ष नेते असतील, जे भाजपचे असतील किंवा एकनाथ शिंदे गटाचे असतील, ते नेहमीच चर्चा करत असतात। आजही तीच चर्चा पुन्हा आता सुरू होते की अजित पवारांचं भाजप बरोबर कुठेतरी सूत जमलेलं असतं, म्हणून मगाशी 5 मिनिटांपूर्वी तुम्ही विचारत होता की त्यांना पक्षाचा अध्यक्ष करायचं, आता म्हणता भाजप होतं, नक्की काय तो? पण सातत्याने हे होतं, हे थांबवलं पाहिजे कुठेतरी। शेवटी सर्व आपण आहात। नाही, त्याच्यासाठीच 11ची बैठक, आमची 6ची बैठक आहे ना। त्याच्यात आम्हाला निर्णय घ्यायची इच्छा आहे। बदल होईल। आता असं आहे, पक्षाची बैठक बोलायच्या नंतर तिथे निर्णय होईल हे तुम्हाला सांगितल्यानंतर तुम्ही असाच निर्णय होईल का तसाच निर्णय होईल हे मी आज सांगितलं तो मीटिंग बोलायची गरज है का? ती हुकुमशाही रही। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन वाले एमडीए के एक धड़े उद्धव गुट के सीने पर यह फैसला नश्तर की तरह गिरा। जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है, वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट लिया है। और मैं और एक बात कहता हूँ, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक मुख्यमंत्री मिलेगा। सुबह सुबह ही उद्धव ठाकरे के सलाहकार संजय राउत ताल ठोक रहे थे। बीजेपी के हवाले से खुद ही दावा कर रहे थे कि बीजेपी ने मान लिया है कि राहुल गांधी 2024 में पीएम बनने जा रहे हैं। जो लोगों ने मन ही मन में ठान लिया है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और यह अच्छी बात, अच्छा संकेत है।
हालांकि दोपहर होते होते खेल ऐसा बिगड़ा कि देश में विपक्ष की एकता की बात करते करते महाराष्ट्र में ही 3 दलों की एकता चिंदी चिंदी हो गई। इसका असर विपक्ष पर साफ दिखने लगा। हम ये पूछना चाहेंगे अभी कि जिनके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता स्वयं मोदी जी लगा रहे थे, आज उन्हीं के साथ कदमों से कदम मिलाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए चलने में कितना आनंद आएगा। आज एक साथ बैठेंगे उनके साथ में मंत्रिमंडल में, तो वो तो आनंद आना है उनको। देखिए, जो भी लोग एनसीपी छोड़कर और मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, ये सब बेचारे ईडी के सताए हुए लोग हैं। ये ईडी ऑपरेशन है, कमल ऑपरेशन तो ही है, लेकिन साथ साथ ईडी का भी ऑपरेशन है। ईडी से कैसे बचा जाए, उनकी परेशानियों से कैसे बचा जाए, ये उनके सामने एक समस्या थी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अच्छा नहीं किया है। पटना में एक मंच पर जुटने वाले विपक्ष के नेता अब महाराष्ट्र को बीजेपी की प्रयोगशाला बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने नई थ्योरी के जरिए बीजेपी पर सवाल उठाए। जो महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना, लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितनी नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन सियासत में ये कहावत बेईमानी हो जाती है। 23 नवंबर 2019 की सुबह सुबह महाराष्ट्र में अजीत पवार ने ऐसा ही झटका दिया। फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ ली। हालांकि उस वक्त शरद पवार मैनेज करने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद भी सियासत की ये भट्टी कभी ठंडी नहीं हुई। अजीत पवार का दिल हमेशा बागी ही रहा। हालांकि कभी खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शरद पवार तो ऐसी खबरों का खंडन ही करते रहे, लेकिन ये आज ऐसी धक्की कि अजीत पवार ने शरद पवार की सियासत को धुआं कर दिया। इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते हम साथ साथ जाना चाहते हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन दिया है। उद्धव की शिवसेना के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट ने विपक्ष के मिशन 2024 को कमजोर किया है। जिस विपक्ष की धुरी होने का दावा शरद पवार भी गाहे बगाहे करते रहे, उस राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ा संकट है। और ये संकट आज एनसीपी के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस समेत विपक्ष की तमाम 17 पार्टियों के सामने भी है, जिन्होंने पटना में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। पुणे से पंकज खेलकर, मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक। तो आज सबसे ज्यादा लोग याद करें शरद पवार का वो डायलॉग जो कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि सही वक्त पर रोटी पलटनी चाहिए वरना रोटी जल जाती है। अब ये रोटी सही वक्त पर पलट गई, दूसरी तरफ चली गई, या रोटी जल गई, क्या है उनकी नजर में, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सेटबैक, सबसे बड़ा झटका है? इन सब पर बातचीत करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ सांसद, राज्यसभा की शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की जुड़ गई हैं। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, आरजेडी के प्रवक्ता, सीधे पटना में भी हमने सुना है मृत्युंजय जी की थोड़ी लहरें इधर उधर की आ रही हैं जो महाराष्ट्र में भूचाल आया है, उसका चर्चा आपसे करेंगे। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता, यहां पर पहुंच गए क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी उस पर ट्वीट करके कहा है, अपनी बात रखी है। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उद्धव ठाकरे कल एक बैठक बुला रहे हैं अपने गुट के शिवसेना के नेताओं का। उद्धव ठाकरे ने कल पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। और ये बड़ी खबर इस वजह से भी है क्योंकि 12:30 बजे कल जब ये बैठक होगी तो क्या परिस्थिति उभरी है एनसीपी में, जब शीर्षस्थ नेता शरद पवार को के अलावा अगर आप देखें तो उनके बहुत करीबी, मतलब जिनको कहा जाता है कि दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल था, प्रफुल्ल पटेल जो सबसे ज्यादा उदास दिख रहे थे जिस दिन शरद पवार ने कहा कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा,
वो छगन भुजबल, ये सभी अजीत पवार के साथ चल गए। कुछ 9 लोगों ने मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। ये सभी जब चले गए हैं तो उसके बाद जो परिस्थिति महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की राजनीति में उभरी है उस पर उद्धव ठाकरे बातचीत करेंगे। इन सब पर रिएक्शन लेंगे प्रियंका चतुर्वेदी जी का, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं इस घटनाक्रम के बाद जब रविवार के दोपहर अजीत पवार ने शरद पवार को सबसे बड़ा झटका दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की हमारे सहयोगी साहिल ने। शिंदे साहब, अभी जो हुआ है अचानक, आज 1 साल पूरा हो रहा था आपके सरकार बनने को और बराबर 1 साल के बाद आपके सरकार में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्वाइन कर रहे हैं। एनसीपी आपके साथ में आ गई है, ऐसा अजीत दादा का कहना है। अजीत दादा भी आपके साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे हुआ ये सब? ये किस तरीके से हुआ अजीत पवार का आपके साथ आना, ये किस तरीके से हो पाया? 1 साल पहले एक धमाका हुआ था ना जी, साल खत्म हुआ कल, तो उसका सेलिब्रेशन आज कर दिया। लेकिन अजीत पवार के 1 साल पहले धमाका हुआ था, उसका सेलिब्रेशन आज कर दिया। लेकिन अजीत दादा पवार जी और उनके सभी विधायक, उन्होंने हमारी जो मोदी साहब के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार जो मैं और देवेंद्र जी और हमारा मंत्रिमंडल चला रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, और उन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर उन्होंने सपोर्ट किया है सरकार को। सरकार में आ गए, मैंने उनका स्वागत कर दिया है। शरद पवार की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनका ये कहना है कि ये रॉबरी है, ये उनका कहना है कि ये लूट की गई है। तो पहले जब पवार साहब ने 2 बार पहले ऐसा कुछ किया था क्या? वो क्या डाका था क्या? और पवार साहब ये भी कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ में नहीं है, लोग इनके साथ में है, सिर्फ विधायक आपके साथ में आए हैं। अरे भैया, वो तो अभी दिखाई पड़ेगा ना सब। अभी इतने बड़े पैमाने पर मेजोरिटी विधायक, एमपी, पार्टी के लीडर तो मैंने देखे उसमें। उनमें तो एक कार्याध्यक्ष भी पार्टी का था, प्रफुल्ल पटेल। वो ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के कुछ लोग जो मंत्री बनने की सोच रहे थे, उनको ये मौका नहीं मिल पाया, उसके वजह से वो नाराज दिख रहे थे जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ, क्योंकि उनकी जगह पे अब अजीत पवार के साथ में जो एनसीपी के विधायक आपके साथ आए वो मंत्री बन गए। नहीं, देखिए, हमारे लोग जो है ये कुर्सी और सत्ता की लालच में आए नहीं है। ये जनता की भलाई के लिए सरकार हमने बनाई है। ये लालच और कुर्सी की जो सरकार थी वो 2019 में बनाई थी। वो जनता के जनमत को ठुकरा के बनाई थी। जब शिवसेना भाजपा के गठबंधन वाली चुनाव हुई थी, साथ में हम चुनाव लड़े और सरकार बनाए दूसरे के साथ, ये तो अन्याय हुआ था। और तभी से लोग चाहते थे कि शिवसेना भाजपा का सरकार बने। हम 1 साल पहले सरकार बना दिया और ये सरकार बन गया हमारी कुर्सी और सत्ता की लालच में नहीं। और हमारे जो विधायक हैं वो एक टीम के तरह काम करते हैं। और निश्चित रूप से अभी ये जो हमारे शिवसेना बीजेपी के जो विधायक हैं, अभी उनका भी शपथ विधि हो जाएगा। लेकिन उनका यह कहना था कि 1 साल पहले जब आप बाहर निकले तब आपके विधायकों का यह कहना था कि एनसीपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है, और आज उसी एनसीपी के साथ सरकार में शामिल होना, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। पवार साहब किधर है हमारे साथ? लेकिन अजीत पवार और एनसीपी के बाकी लोग आपके साथ में हैं। अरे अजीत पवार तो काम करने वाला नेता है ना, उसको तो काम ही नहीं करने देते। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? उनको तो साइड लाइन कर दिया था ना। क्या आगे के चुनाव भी उनके साथ में लड़े जाएंगे, विधानसभा, लोकसभा या बाकी जो चुनाव होंगे वो? सर, चुनाव जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे और जोर से, ताकत से, मेजोरिटी से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। आने वाली उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी जो भी वो भी हम इकट्ठा लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे और मेजोरिटी के साथ जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे सर, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, पहला सवाल आप ही से है। क्या विपक्षी एकता पर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर यह सबसे बड़ा आघात नहीं है, सबसे बड़ा सेटबैक, सबसे बड़ा झटका नहीं है? प्रियंका जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम लौट रहे हैं फौरन उनके पास।
प्रेम शुक्ला जी, किसने कर दिया ये कमाल सर? ये जो कमाल हुआ है ये किसने किया है ये कमाल? लोग कह रहे हैं कुछ दिन पहले दोनों आए थे, शिंदे साहब और फडणवीस साहब दिल्ली, यहीं पर कुछ कमाल हुआ। कुछ कह रहे हैं कि कुछ काम एजेंसियों ने कर दिया। एक तीसरा हिस्सा जो ये कह रहा है कि जो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई पटना में, उसकी वजह से नाराज लोग निकल गए कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कहां से कमाल हुआ ये कि आप लोगों को एक और उप मुख्यमंत्री मिल गए? शुक्ला जी, आपको भी आवाज नहीं आ रही क्या? जी अभी आनी शुरू हुई है। क्या प्रश्न है आपका अंजना जी? प्रश्न ये था सर कि ये कमाल जो हुआ रविवार की दोपहर में, ये कमाल कहां से हुआ? कुछ कह रहे हैं जो दोनों अभी मिलने आए थे दिल्ली, एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब, तब कमाल हुआ। कुछ कह रहे हैं एजेंसियों ने कमाल कर दिया। कुछ कह रहे हैं पटना में जो महा बैठक हुई विपक्षी नेताओं की, उसमें कुछ नाराज हो गए। कहां से कमाल हुआ सर ये आपको दूसरे उप मुख्यमंत्री नसीब हुए, मिल गए? जी देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता का विश्वास है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आदरणीय एकनाथ शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को ये लग रहा था कि महाराष्ट्र के हित में यही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने की बजाय उनको जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके महाराष्ट्र के विकास कार्यों में जुटना चाहिए। इसलिए आदरणीय अजीत पवार जी ने एनसीपी के विधायक दल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेतृत्व में चल रही सरकार को देने का निश्चय लिया और उन्होंने इस निश्चय का आज अमलीकरण कर दिया। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है ना कि आपके जो मुंबई और महाराष्ट्र वाले नेता थे वो लोग करेंगे क्या? क्योंकि सुबह से उठकर इन्हीं अजीत पवार के खिलाफ, इन्हीं छगन भुजबल के खिलाफ, इन्हीं नेताओं के खिलाफ वो लोग वीडियो बनाते थे कि भ्रष्टाचारी हैं। अब तो सब आपके साथ हो गए, तो आपने तो उनका रोजगार ही छीन लिया है। सोशल मीडिया पर किसके खिलाफ वीडियो बनाकर डालेंगे? मैं लौट रही हूँ आपके पास प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए भी मुश्किल है सवाल का जवाब देना। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए, विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे बड़ा झटका नहीं है? सिर्फ अजीत पवार नहीं इस बार, जिन्होंने 19 में शपथ ले ली थी, इस बार प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, कुल मिलाकर 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है अजीत पवार के साथ। एनसीपी दो फाड़ टूटी हुई दिखाई दे रही है। मैं इसको सेटबैक नहीं मानती हूँ, ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जहां देख रही है कि 2024 में इनकी हार होने वाली है, तो वो हर साम दाम दंड भेद कर कर इस तरीके की यूनिटी लाने की कोशिश कर रही है। अब आप ये सोचिए, ये जो शिवसेना से जो 40-50 गद्दार गए थे, उन्होंने क्या कारण दिया था? उन्होंने ये कहा था एनसीपी हमें काम नहीं करने दे रही है, अजीत पवार हमें काम नहीं करने देते हैं। आज उसी अजीत पवार के साथ ये लोग बैठेंगे। अजीत पवार जी के ऊपर इतने 70,000 करोड़ के गफले थे, किरीट सोमैया रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हसन मुश्रिफ जिसने स्वेरिंग इन हुई है जिनकी, वो बाकायदा ईडी के घेरे में थे। तो ये इस तरीके से तोड़फाड़ करना और ये सोचना जनता नहीं देख रही है। 2024 में जनता इसका निर्णय नहीं लेगी, जनता इन लोगों को वोट देगी जिनके खिलाफ ये लोग लड़ते थे और अब आपसी तालमेल कर बैठे हैं। हमसे बार बार ये पूछा जाता था 3 पहिए की सरकार है, अभी ये कौन सी सरकार है? हमसे कहा जाता था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, इधर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए वंदे भारत का हम देख रहे हैं किस तरीके से डबल इंजन, ट्रिपल इंजन कर करके, डबल इंजन मणिपुर में हम देख रहे हैं क्या हाल किया हुआ है। ये लोग की सिर्फ एक ही मंशा है, किस तरीके से सत्ता बनी रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे। तो इस वजह से ये पूरा काम हो रहा है। मैं मानती हूं कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। ये बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। शरद पवार कह रहे हैं कि सबने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दे दिया। इनसेपरेबल, दोनों पॉलिटिक्स में इतने सालों से रहे हैं। लेकिन एक और कहावत है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जिसका अभी जिक्र आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी भी कर रहे थे। सब कह रहे हैं कि, और शिंदे साहब ने कहा कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था अजीत पवार को। कई बार उनके मुख्यमंत्री बनने के मौके आते थे, लेकिन किसी न किसी को फुसलाने, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सबको एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे को बना दिया। अजीत पवार को लगता था उनका ड्यू नहीं मिल रहा है उन्हें, और यहां पर उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल रहा है।
अजीत पवार जी इतिहास में और महाराष्ट्र के इतिहास में पहले उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी स्वेरिंग इन 3 बार हुई है, और पहले भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार हुई थी जो 48 घंटे के लिए थे, फिर महाविकास अघाड़ी के साथ हुए, अब इधर हुए। मैं तो ये देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहती हूं कि जो कहते थे चक्की पीसिंग करेंगे, आज उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हसन मुशर्रफ के ऊपर ईडी का अटैक हो रहा था, ईडी बार बार उन पे आरोप लगा रहा था। मैं उनसे पूछना चाहती हूं केंद्र सरकार में प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर क्या क्या बयानबाजी होती थी, उनके घर सील कर दिए गए थे, प्रॉपर्टी सील कर दी गई थी, एयर इंडिया का स्कैम बताया था, पता नहीं कितने कितने स्कैम्स बताए थे। आज आप उनके साथ हैं। तो ये जो इनकी नीति है, ये बस यही है कि सत्ता में बने रहो, सत्ता का सुख भोगो। पर जहां तक हमारी बात है, हमारी पार्टी का पूरा काडर हमारे साथ है, हमारी पार्टी जम के लड़ाई लड़ेगी। कल ही हमने बीएमसी का हमने एक रैली ली थी आदित्य जी के अंडर में, और हमने देखा था किस भारी संख्या में मुंबई के लोग आकर हमारे साथ जुड़े थे। महाराष्ट्र के लोग भी उद्धव साहब के साथ हैं, और हम और मजबूत होकर निकलेंगे इस पर। लेकिन जो आपने कहा कि उनके खिलाफ मामले हैं और इनके खिलाफ बोलते थे उनके खिलाफ, इस पर बीजेपी पलटकर कहती है कि बाला साहब ने तो अपनी जिंदगी खपा दी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और उनके उत्तराधिकारी ही कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिए। और ऐसे में वो सीधी टिप्पणी आपकी करते हैं कि आपकी विचारधारा वाली चिड़िया भी तो फुर उड़ चुकी है। तो चलिए, विचारधारा की लड़ाई का लेसन तो वो अब नहीं किसी को पढ़ा सकते। जो पीडीपी के साथ गठबंधन कर बैठे हों, जो हरियाणा में किसी के खिलाफ लड़े हों, फिर उनके साथ गठबंधन करे बैठे हों, और अब जिनके ऊपर हजारों आरोप लगाए, फिर आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया, तो विचारधारा की तो बात वो कम ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और रही बात हमारे अलायंस को लेकर, वो अजीत पवार जी को लेकर, या जो भी इन लोगों ने निर्णय लिया है, शरद पवार जी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने देखा था किस तरीके से सारे एनसीपी का जो काडर था वो सब उनके साथ खड़ा हुआ था। तो आने वाले समय में ठीक है, चुनौती किसके लाइफ में नहीं आती है, राजनीति में कब नहीं आती है, वो चुनौती का सामना करेंगे, डटकर करेंगे, बगैर झुके करेंगे, और जनता का विश्वास जीतकर फिर से मुख्यमंत्री उद्धव साहब बनेंगे। क्या महाराष्ट्र में 2024 के मामले में अब एडवांटेज बीजेपी है? क्योंकि देखिए, शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट देना कामयाब तरीके से, एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट देना एडवांटेज नहीं है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, क्या एडवांटेज है? ये एडवांटेज था जो अभी उन्होंने डेस्परेशन में आकर एनसीपी को तोड़ने का काम किया है। एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ जनता देती है, और ये जनता देख रही है किस तरीके से ये महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, किस स्तर पे राजनीति कर गई है, कि जहां संवैधानिक तौर तरीके एक तरफ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एक तरफ, इलेक्शंस भी एक तरफ, ना इलेक्शन के आधार पे हो रहा, ना सस्पेंशन हो रहे, ना डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो जनता देख रही है और जनता ही डिसीजन लेगी। एक आखिरी सवाल आपसे सांसद जी, क्योंकि ये शरद पवार ने अपने बायोग्राफी में लिखा उद्धव ठाकरे के बारे में कि राजनीतिक कौशल का अभाव दिखा। जिस तरह से उनके आसपास क्या हो रहा है एक नेता को जानना चाहिए, लेकिन समझ नहीं पाए उद्धव ठाकरे। आपको लगता है इसे लिखने से उन्हें बचना चाहिए था, क्योंकि आज वही नौबत उनके नाक के नीचे उनके भतीजे ने कर दी उन्हीं की पार्टी में? ये सवाल आप एनसीपी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो ज्यादा सूटेड रहेगा। हम जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी एकदम मजबूत है और लड़ाई लड़ेगी। काडर बेस्ड पार्टी है, काडर हमारे साथ है, आने वाले चुनाव में इन सब पे भारी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद आपका प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद राज्यसभा की, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब अन्य मेहमानों के पास जाते हैं। हमारे साथ एनसीपी के जो मेहमान जुड़े हुए थे, शायद उनका लिंक टूट गया है, क्योंकि नरेंद्र वर्मा जी के पास जाना जरूरी है। आज नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वो एनसीपी के। मृत्युंजय जी और अनुराग जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, कई लोग तो इधर उधर से कयास लगा रहे हैं अभी कि अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब देखिए, ये बताइए, आप लोग बार बार कहते हैं वॉशिंग पाउडर बीजेपी, लेकिन शर्ट पे इतने दाग लेके क्यों घूमना कि उनका साबुन सर्फ काम आने लगता है? नहीं, उनका साबुन सर्फ कैसा काम आता है ये तो आज दिखी ना ज्ञानजना जी। अब लोकतंत्र को अगर ये चाह रहे हैं इसी तरह से कीचड़ में मिलाना, कीचड़ में कमल तो अपना ये खिला रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को ही कीचड़ के दलदल में फंसा रहे हैं। अब बताइए भला ये चाहते क्या हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त लोकतंत्र,
भला 4 दिन पहले मध्य प्रदेश की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरजे थे, 20 लाख हजार करोड़ भ्रष्टाचार का लिस्ट, भ्रष्टाचारियों का लिस्ट बताए थे, और जिनका जिनका लिस्ट बताए थे और गारंटी दिए थे हम छोड़ेंगे नहीं। अब उनके गारंटी का हश्र देखिए। वो सारे भ्रष्टाचारी जिन पर आईटी का, ईडी का, सीबीआई का दबाव था, वो सारे आज भाजपा के यारी हो गए। ये भ्रष्टाचारी का जो पैमाना है, जो करेगा भाजपा से यारी वो हो जाएगा सदाचारी, नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। अब तो सीधा स्पष्ट मानना है कि आज जो खेल बीजेपी ने किया है, इस खेल का दांव उल्टा पड़ेगा। और इसी बिहार में अंजना जी पिछले ही सावन में बीजेपी की नैया डूबी थी, सरकार से बाहर किया था। आने वाला सावन भी पटना में भारी आप लोगों ने है। जो तो किया उसकी वजह से ये लोग नाराज हो गए। पटना में आप लोगों ने जो किया, राहुल गांधी का नेतृत्व कई लोगों को डर है, स्वीकार भय नहीं था। है। नहीं, नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा ये तो तय होगा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होगी ये तय है। अच्छा। और ये जितना खेल हो रहा है ये सारा है भय दिखाओ जांच एजेंसियों का, खरीद कर, फरोख्त कर, तोड़ कर। अच्छा, आपने जो ये लूट कर, ये विधायकों को लूट कर ये सरकार बना रहे हैं। क्या किया था सर, क्या किया था? अरे मृत्युंजय जी, आपने जो AIMIM वालों को समेटा था, तब आप लोगों ने भी यही किया था क्या? अनुभव से बता रहे हैं क्या? क्या वो देखिए अंजना, नहीं अंजना जी हम लोग उस समय हमारी पार्टी विपक्ष में थी। ये पहला उदाहरण है जब कोई दल का नेता विपक्ष की पार्टियों के साथ जुड़ा था। अच्छा। 4 विधायक आए थे, वो हमारे ही थे, इसलिए उस समय हम सरकार में नहीं थे, उनको हमने कोई प्रलोभन और मंत्री पद नहीं दिया था। अखिलेश यादव भी जमकर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जो नेता आना चाहेगा उसको कैसे रोक लीजिएगा? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस समय देश समझ नहीं पाया। बाद में पता चला भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे और फिर मंत्री बना देंगे। कमाल है भाई। मैंने भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है, जिसके हम बात कर रहे हैं हसन मुसाफिर हैं, विधायक हसन मुशरिफ, हाँ हसन मुशरिफ जी हैं, हाँ, जिनके ऊपर जिनकी शुगर फैक्ट्री है, जिनके ऊपर में छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, FIR हुई अभी 2-4 दिन पहले की बात है, और जिसके लिए बीजेपी के नेता पानी पी पी के चिल्ला रहे थे, पूरे दिन उन्होंने चिल्लाया, और आज उनको लाके राजभवन में राज अभिषेक हो रहा है। तो भ्रष्टाचारियों का आप राज अभिषेक करना चाहते हैं, ये आपकी नीति है, तो आप देश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई भी समझौता कर सकती है, इसलिए आपको जनता की चिंता नहीं है। लेकिन ये जो विधायक होते हैं ना, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके पास कितनी ताकत होती है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक तो विधायक हैं, अभी दोबारा चुनाव होगा, जनता देख रही है और जनता समझ रही है, इसलिए जनता दोबारा से ये देखते हुए, जानते हुए भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई है, राष्ट्र बचाना है, इसीलिए विपक्ष एक दल आया था। अब देखिए विपक्ष एक साथ क्यों हुआ था, यह साफ देखने को मिल रहा है। किस तरह से जब एनसीपी के भी नेता शामिल हुए थे, जब एनसीपी टूटी थी, तब जब शिवसेना टूटी थी, तब भी आपने देखा था कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम ले लेके जो शिवसेना के आज विधायक है उनको गालियां दिया करती थी, फिर आज उन्हीं को शामिल करके उन्होंने अपने उस समय सरकार बनाई थी। आज एनसीपी के साथ के लिए झटका है कि नहीं है? कोई झटका नहीं है। शरद पवार को खुद नहीं पता उनके पास कौन बचा है। झटका नहीं है। सुनिए तो, सुनिए, हाँ, बात तो सुनिए। जब पटना गए थे, क्या रुतबा था शरद पवार और सुप्रिया सुले का? अब आपके नीचे की प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजित पवार, जिन मुशर्रफ साहब की आप बात कर रहे हैं, तमाम नेता, दिलीप बंसे पाटिल जो कि होम मिनिस्टर इन्होंने बनाया था, सारे के सारे निकल लिए। अरे तो फिर उनके कमजोर नहीं हुए क्या? अरे तो जनता चुनेगी अभी दोबारा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? उनको जनता नहीं देख रही है क्या? जनता को नहीं पता है क्या इन्होंने ये किस पर्पज से जा रहे हैं? हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ गए, जल्दी से उनके पास चलते हैं। नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपी के। अब साहब आपको किस तरफ है? अजीत पवार मतलब सत्ताधारी पक्ष से है, एनसीपी से है, या शरद पवार धारी एनसीपी से है? किधर से है? उसी हिसाब से प्रश्न किए जाएंगे। अंजना जी, हाँ अंजना जी, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, मीडिया इंचार्ज हूं, उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रभारी हूं। हाल ही में 7 विधायक वहां से चुनकर लाया हूं और मैं शरद पवार के साथ हूं।
ठीक है, अब उसी हिसाब से आपसे प्रश्न किए जाएंगे, इसीलिए मैंने पूछा था। आप इस पर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी अभी मामला टूटा है। अभी तो शरद जी भी जोड़ रहे हैं कि कौन मेरी तरफ कौन पराई तरफ। ये बताइए नरेंद्र वर्मा जी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में भी हुई थी, तब भी अजीत पवार नहीं थे, लेकिन उस दिन तो प्रफुल्ल पटेल दाईं तरफ बैठे थे और बाईं तरफ सुप्रिया सुले, दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था उन्होंने। क्या हुआ? प्रफुल्ल पटेल का जाना शायद जो लोग उनकी करीबी को जानता है सबसे बड़ा सेटबैक दिख रहा है। अजीत पवार तो बहुत दिन से उनका मन मचल रहा था उधर जाने का, दिख भी रहा था। प्रफुल्ल पटेल के साथ क्या हो गया? अंजना जी, आज का जो एपिसोड हुआ है ये आदरणीय शरद पवार जी के लिए कोई नई बात नहीं। एक ये जो ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 के रूप में देश ने आज इसको देखा है। आप देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, पूरे देश में 9 राज्यों की सरकारें जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई थी उसे नीचे खींचा गया अंडर ऑपरेशन लोटस। अब मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की राजनीति पे अपना स्टेटमेंट, अपना ऑर्डर दिया है। सब कुछ उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक तरीके से सरकार, यानी कि महामहिम राज्यपाल पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, स्पीकर पे भी उन्होंने कटाक्ष किया, और अब कि ये जो 16 विधायक है मुख्यमंत्री सह एकनाथ शिंदे साहब इन पे कार्रवाई हो, तो इसको देखते हुए ये सब चीजें रची गई। ये कोई नई बात नहीं है। वर्मा जी, 1980 में आपकी सारी बातें दिलचस्प, आपकी सारी बातें दिलचस्प और नैतिकता की धुरी पर आसमान छूती हुई, लेकिन राजनीति के धरातल पर क्या हुआ और क्या हो गया उस पर चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया है। इसीलिए बताती हूं, एकनाथ शिंदे ने आज कहा कि 2 बार क्या शरद पवार ने ये कांग्रेस के साथ नहीं किया? 1978 में क्या उन्होंने ये नहीं किया था और उसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे 38 साल की उम्र में? 1999 में क्या सोनिया गांधी के मुद्दे पर उन्होंने अलग बगावत नहीं की थी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं हुए थे? 2 बार का उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे ही आज अजीत पवार कर रहे हैं। अब उसमें ठीकरा किसी दूसरे के सिर आप फोड़ते रहिए, लेकिन मामला तो हाथ से निकल गया ना, फिसल गया ना। इस पर क्या जवाब है आपका? यही शरद पवार जी ने भी कांग्रेस के साथ किया था, कांग्रेस आई छोड़कर, अंजना जी, कांग्रेस यू में शामिल होकर। अंजना जी, 99 में जो शरद पवार जी ने कांग्रेस के साथ किया था, वो शरद पवार जी ने कांग्रेस के साथ नहीं किया था। वो कांग्रेस ने शरद पवार जी को पक्ष से निष्कासित किया था, एक्सपेल किया था। जब राम और रोम के ऊपर वर्किंग कमेटी में जब ये सवाल सोनिया जी ने रखा था, उस वक्त उन्होंने लिखित तौर पे अपना वहां पे ये रखा था, तब शरद पवार को निकाला गया था। शरद पवार ने पार्टी छोड़ी नहीं थी। आचार्य प्रमोद कृष्ण इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आचार्य जी जल्दी से। आचार्य जी। हाँ, देखिए अंजना जी, सियासत जो है वो सत्ता का खेल है। यहाँ सिद्धांतों की ऐसे ही आहुति लगती रहती है। हम लोग बैरागी वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन असल बात आप ही कह देते हैं। अब हम लोग सिद्धांत को पकड़ करके बैठे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जो हुआ है वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से सत्ता का खेल है, और सत्ता के इस खेल में बीजेपी ने बाजी मारी है। लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, नैतिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए, सिद्धांतों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये गलत है। क्योंकि अगर हम किसी के दूसरे के माल पर, दूसरे के धन पर अगर हम डकैती डालेंगे, डाका डालेंगे, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा होगा, वाई मिलेगी। लेकिन ये अल्टीमेटली लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने या महाराष्ट्र की जनता ने जो ये विधायक बनाए थे, शरद पवार जी के नाम पर बने थे। तो शरद पवार जी के नाम पर बने हुए विधायक अचानक शरद पवार जी को छोड़ के जब जाते हैं और बीजेपी में मिनिस्टर बन जाएंगे सब, 2 दिन पहले जनता तो ठगी जैसी लगेगी ना। अरे ठगी लगेगी या जो भी लगे। अरे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रफुल्ल पटेल दाईं तरफ बैठे हुए थे उनके, अब वो आज बैठे हुए थे दाईं तरफ अजीत पवार के। तो ये तो परिस्थिति है। और वो कह रहे कि शरद पवार को 99 में कांग्रेस ने निकाला था, इसी पर आपने हाथ खड़ा किया था, फिर उस पर कुछ बोले? हाँ, मैं उस पर आना चाह रहा हूँ, लेकिन उस पर आने से पहले आपने मुझे टोक दिया
पहली बात यह है कि अगर आज प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल वहां बैठे हैं तो ये सवाल आप उनसे जरूर करिएगा कि कल तक तो आप यहाँ बैठे थे, आज यहाँ क्यों बैठे हैं। ये सवाल उनसे करिएगा, ये सवाल मुझसे करना आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को उचित नहीं है, ये उनसे करना उचित है। हाँ, शरद पवार जी ने जब पार्टी छोड़ी थी, जिस पे अभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता या कोई वरिष्ठ नेता बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ ये भी गलत बोल रहे हैं कि जब शरद पवार जी ने रोम और राम के नाम पे पार्टी छोड़ी तो फिर सोनिया जी की उसी यूपीए में आप मिनिस्टर क्यों बन गए। सवाल तो सब पे खड़े होते हैं। नैतिक मूल्यों का निर्वहन तो सारे पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए। तो मैंने जो अपनी बात शुरू की है, मैंने इस बात को इसलिए कहा है कि अब एक जमाना था जब सियासत सेवा के लिए होती थी, अब ये दौर आया है कि सियासत सिर्फ सत्ता का खेल, सिर्फ सत्ता का खेल, जो जीता वही सिकंदर। नरेंद्र जी, छोटा सा बस 2 लाइन का रिएक्शन, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। सिंह साहब और विनोद जी अभी बचे हुए हैं। अंजना जी। हाँ नरेंद्र जी। अंजना जी, मुझे बोलना है राम और रोम पर, राम और रोम पर बोलना है। बोलिए बोलिए, चलिए 99 में चलते हैं। अंजना जी, आचार्य जी ने यहाँ पे कहा कि राम और रोम का सवाल, उस वक्त पवार साहब ने वर्किंग कमेटी में कहा था कि आप पार्टी की अध्यक्षा बने रहे, प्रधानमंत्री किसी भारतीय मूल को बनाए, और आखिर में सोनिया जी ने वही किया कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया और खुद पार्टी की अध्यक्षा रही। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, तो मैं शरद पवार जी का दुश्मन नहीं हूं, मैं शरद पवार जी का शत्रु नहीं हूं, मैं शरद पवार जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन विषय है उसूलों का, विषय है सिद्धांत का। एक कॉन्सेप्ट एक जगह सही हो, दूसरी जगह गलत हो, ये तो नहीं हो सकता। आदरणीय सोनिया जी के प्रधानमंत्री ना बनने के लिए या प्रधानमंत्री के पद पर उनको अगर आने की बात आई थी, तब शरद पवार जी ने ये बात उठाई थी, ये हम जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन सोनिया गांधी जी के खिलाफ शरद पवार जी ने एक पार्टी बनाई, उन्हीं सोनिया जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार में रहे, यूपीए 1 यूपीए 2। प्रश्न ये पैदा होता। आचार्य जी, आप गलत चीजें रख रहे हैं इस देश के सामने। आचार्य जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, मैं भी आपका सम्मान जो सच्चाई नहीं रख रहे हैं। आचार्य जी, आप सच्चाई नहीं रख रहे हैं। उस वक्त जब बीजेपी, मुझे सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए आचार्य जी, आज अगर आचार्य जी मुझे सुन लीजिए। अच्छा, आज अगर शरद पवार जी की पार्टी टूटी है, अगर आज शरद पवार जी की पार्टी टूटी है, उनके भतीजे ने तोड़ी है, तो क्या इसका दोष आचार्य प्रमोद कृष्णम का है? मुझे बताइए ना। नहीं, मैं तो खुद बीजेपी पे हमला कर रहा हूं, आप उल्टा कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। आज जो महाराष्ट्र में हुआ, नहीं, आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 है। ऐसे ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 9 राज्यों में हो चुके हैं। अजीत पवार आप लोगों से क्यों नहीं संभलते? देख रही है, और आने वाले दिनों में अजीत पवार आप लोगों से क्यों नहीं संभलते? शरद पवार जी और हम सब फिर से लोगों के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम लेंगे। ठीक है वर्मा जी, ठीक है वर्मा जी, जनता का आशीर्वाद हम लेंगे। ठीक है, मुझे सुनील सिंह साहब और विनोद जी के पास भी जाना है। आचार्य जी, छोटा सा प्रधानमंत्री जी ने, जी बहन जी, प्लीज अपनी बारी में बोले, शाउटिंग मैच नहीं, शाउटिंग मैच। मिस्टर वर्मा, आपने अपनी बात कह ली। आचार्य जी। अंजना जी, हाँ, देखिए, एक तो अंजना जी, ये जो खेल हुआ है महाराष्ट्र में, ये पूरा सत्ता का खेल है। मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि इस तरह से विधायकों को तोड़ के ले जाना। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि जब कोई भी पार्टी अपनी पार्टी के भीतर की प्रतिभाओं को मारेंगे और अयोग्य लोगों को पद देंगे, अयोग्य लोगों को आगे करेंगे, योग्य लोगों को मारेंगे, योग्य लोगों का वध करेंगे, योग्य लोगों का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म करेंगे, तो फिर ऐसे खेल होंगे। ऐसे ऑपरेशन लोटस कामयाब तब होते हैं जब हम अपने घर को ठीक से नहीं रख पाते हैं। अकेले बीजेपी पे हम इल्जाम लगाएं, वो उचित नहीं होगा। क्या अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनते बनते कभी न बन पाना, हमेशा सीएम इन वेटिंग रहना एक बड़ी वजह थी कि जिसकी वजह से सुप्रिया सुले को और प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया? लेकिन उससे पहले सुनील सिंह साहब, क्या ये विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका नहीं है? शरद पवार के लिए आगे की राह, देखिए राजनीति में ये मैटर करता है, इसलिए बोल रही हूं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले ज्यादा सेंटर के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेती हैं, वो सांसद यहाँ रहती हैं ज्यादातर, और जो उम्र अब रही है शरद पवार जी की, हालांकि उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा है कि मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगा, लेकिन उनकी उम्र 84 के आसपास हो रही है। बहुत मुश्किल चुनौती है। उनका दमखम काफी घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल
दिलीप मनसे पाटिल, छगन भुजबल, ये सब अजीत पवार के साथ गए हैं, तो उनकी ताकत घटेगी। क्या विपक्षी एकता को बहुत बड़ा झटका नहीं है, विपक्षी मजबूती को? मिस्टर सिंह। अंजना जी, आप दूसरे दृष्टिकोण से देख रही हैं, विपक्षी एकता के सफल मीटिंग के कारण ये सब हो रहा है। विपक्षी एकता की पटना में जो सफल मीटिंग हुई और माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों का एक उसका नतीजा दिखा, और इस बात का दिखा जिससे कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह घबरा गया। तो एक भाजपा के प्रधानमंत्री ने एक वार्निंग के तर्ज पे एक कहा कि इतने लाख करोड़ के अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। ये क्या था? भाजपा सोच ली कि जब उनकी सत्ता जाने वाली है तो वो धन, बल और छल पर आ गए। तो ये छल, धन, बल सब मिला करके आप देखेंगे अभी जो महाराष्ट्र में हुआ, उसी का परिणाम है कि जो लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो कमजोर कड़ी थे, तो भाजपा ने अपनाया अब कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। अब जो वो कमजोर कड़ी थे, जो ईडी के तो में सरकार थे, चल रही जो थी। अपना सीबीआई में थे, जो इनकम टैक्स में थे। मिस्टर सिंह, काउंटर करने के लिए आपको, उनकी तो सरकार चल रही है जी, उनकी सरकार तो चल रही है, उनको तो किसी की जरूरत थी नहीं अभी। ये सरकार यहाँ की बात नहीं है अंजना जी, ये 2024 में अपनी खिसकती जमीन और विपक्षी एकता की सफल मीटिंग, माननीय नीतीश कुमार जी का बढ़ता कद, माननीय नीतीश कुमार जी का विपक्षी एकता के सूत्रधार और मलाकार के रूप में एक वहां पर सफलतम मीटिंग, इससे घबरा गई भाजपा समझ गई कि 100 के नीचे सिमटा जाएगी। इसलिए ये 2024 की तैयारी में हर राज्य में इस तरह का काम किया जाएगा। जी, दोनों पर आपका जवाब। क्या अजीत पवार की महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की, क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी में ये बात हो रही थी कि 24 में फिर मोदी जीत कर आ रहे हैं, ऐसे में इन सब में एक भगदड़ आपस में मच गया कि हम, एक तो एजेंसियों का मामला, ऊपर से हार के बाद हम पता नहीं कहां पर पहुंचेंगे। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वैसे ही अध्यक्ष बना। देखिए, अजीत पवार जी राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। अजीत पवार जी की दिक्कत ये थी कि चूंकि शरद पवार भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी छत्र छाया के नीचे उनको आगे बढ़े, और उसके बाद जब उनको लगा कि शरद भाऊ अगर केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो उनको शायद राज्य की राजनीति में मौका मिलेगा एनसीपी में, तब तक उनकी महत्वाकांक्षा जोर तो मारी रही थी। इस बीच सुप्रिया सुले जी जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दी गई, और शरद पवार को यह आभास हो गया था कि अजीत पवार अब जो है अपना एक अलग नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं, और उसकी वजह से उनको एक मौका भी मिल गया। और उनकी पीड़ा भी आई थी जब एक सभा में बोल रहे थे कि एनसीपी को क्या मिला, हम एक राज्य के एक छोटे से हिस्से की पार्टी है, एक पार्टनर है, हम पूरे फिर उन्होंने ममता जी का उदाहरण दिया, केजरीवाल का उदाहरण दिया, सबका उदाहरण दिया किस तरह उन्होंने अपनी पार्टियों को बढ़ाया। तो वो अजीत पवार की एक पीड़ा थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अजीत पवार अब गए हैं बीजेपी के साथ, क्या यहां जाके उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी? उप मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे वो, ठीक है। महाराष्ट्र के चुनाव भी 2024 में, लेकिन अगर पार्टी उन्हें मिल जाती है तो उनका कद सबसे बड़ा रहेगा। पार्टी अगर उनको मिल जाती है तो वही स्थिति होगी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की है कि पार्टी उनको मिल गई है। जनता मिलती है कि नहीं मिलती है, ये सवाल जो है चुनाव में तय होगा। वो तो सवाल बनाएगा, वो तो सबके लिए, इधर लेकिन तब तक पार्टी मिल जाती है तो जाहिर है एनसीपी। वही मैं आपसे कह रहा हूं, और दिशा उसी तरफ जा रही है। इसी लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जो बार बार अंजना जी आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, कहां है? यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि चुने हुए विधायक को किस तरह से, नहीं, आप जब हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं तो आप लोग चिल्ला के पूछते हैं कहां लोकतंत्र है, कहां लोकतंत्र है? आपके बोलने की तो आजादी है, लेकिन आप सोचिए कि जिसपे आप ईडी का आरोप लगाते हैं, छापा मारते हैं, उसका राजाभिषेक अचानक हो जाता है, तो ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं विधायकों को जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, सबकी बात कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है, तो आप भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है कि भ्रष्टाचारी आप करोगे तो हम आपको मंत्री बना देंगे। और किस तरह से खरोच फरोच जो विधायक टूट के जा रहे हैं, सरकारें मध्य प्रदेश में भी गिरी, गोवा में भी ऐसा ही हुआ, यहाँ शिवसेना ने हुआ, एनसीपी के हुआ। तो ये जो नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में खड़ी करना चाहती है कि हम हुक एंड क्रूक किसी तरह भी विधायक को अपने साथ कर सकते हैं, ये बचाना है। इसलिए देश को बचाने के लिए हम विपक्षी एक साथ हैं और बचाएंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे, उसके बाद आचार्य जी एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। और कई सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि काश मुझे भी कोई एजेंसी का नोटिस मिला होता, अब ऐसा ही तो मेरा भी वैल्यू बढ़ता, मैं भी उधर चला जाता, मंत्री बन जाता, मौका मिल जाता जाने। नहीं, अब तो लगता है सिफारिश लगाएंगे लोग, भाई कुछ करो हमारे यहाँ। लीजिए प्रेम जी, देखिए सजा याफ्ताओं का जो है जी, अब जी प्रेम जी,
देखिए, सजा याफ्ताओं का एक समागम करने वाले इस तरह की बातें, सजा याफ्ता आजम खां के एक समर्थन में खड़े हो जाते हैं भदौरिया जी। सजा याफ्ता गायत्री प्रजापति को पोस्टर बॉय बना देते हैं, ये समाजवादी पार्टी है। सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को जो है अपना नेता मान लेते हैं नीतीश कुमार, जिन लालू प्रसाद यादव। देखिए, मैं किसी के पीछे बोल नहीं रहा था अंजना जी, ये बहुत भयंकर बात है कि मैं पूरे 30 मिनट तक चुपचाप सबके आरोपों को सुनता रहा। बोलिए पूरा कीजिए। हाँ, जो सजा याफ्ता राहुल गांधी जैसे सजा याफ्ता को ये नेता माने, शिबू सोरेन जैसे सजा याफ्ता की पार्टी का समर्थन ले, लालू प्रसाद यादव जैसे सजा याफ्ता को, जिनके बारे में नीतीश कुमार जो सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जो जेल काट के आ चुके हैं, करने के लिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, बेल पे है वो, सजा याफ्ता है। नहीं, सजा याफ्ता तो सजा हुई है, सजा हुई है, 2 साल की सजा हुई है, उसमें से बेल लिया है। हाँ, मानहानि वाले केस में कन्विक्ट को सजा याफ्ता ही कहा जाता है। ठीक है। कन्विक्टेड को तिवारी जी ऑडियो नहीं आ रहा है, रुकिए। अनुवाद जो है वो सजा याफ्ता है। हाँ, ठीक है, मानहानि वाले केस में सही है आप, करेक्ट। तो सजा याफ्ताओं का जो समागम करते हैं वो लोग, की जमात वाली सजा याफ्ताओं का समागम करने वाले भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का उपदेश दे रहे हैं। जिस तरह के, भाई अगर श्रीमान नीतीश कुमार जीते भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से और चले जाएं तेजस्वी की शरण में, तो ये नैतिकता है। जिसको सूर्याजी पिसाल शिवाजी के साथ छत्रपति शिवराज से जिसने गद्दारी की थी, वो सूर्याजी पिसाल था। उस सूर्याजी पिसाल कहते थे बाला साहब ठाकरे शरद पवार को, और उस सूर्याजी पिसाल को अपना नेता उद्धव ठाकरे मान ले। और प्रियंका चतुर्वेदी जो कल तक शिवसेना को सांप्रदायिक कहती थी, सांसद पद पाते ही उनके चरणों में गिर पड़े। ये हम लोग को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। वाह, शुक्ला जी, गजब की बात है। एक सवाल है, जो श्रीमती प्रियंका विचारधारा की तो बात करने मेरी की किसी जानकारी पार्टी में को रही ही नहीं। 2019 तक विचारधारा को सांप्रदायिक कहती थी, विभाजनकारी कहती थी, उसके चरण में कूद पड़े। वो जो हम लोग को प्रवचन दे रही है। ठीक है, प्रियंका जी पर भी आपको जो बोलना था आपने बोल लिया, लेकिन विचारधारा नाम की जो चिड़िया थी वो भारतीय राजनीति से कब की फुर हो चुकी है, इसलिए उस पर तो कोई जाए तो ये उसके सामने आईना रखना बहुत जरूरी है। विचारधारा चिड़िया नहीं है भाई, किसी को चिड़िया लगती होगी। अरे उड़ गई सर, कब की उड़ गई। आपने भी जिसको शामिल कर लिया ना, एक बार झांक के देखिएगा तो बीजेपी पहचान नहीं पाएगी अपने आप को। आज भी खड़े हैं, नहीं, राष्ट्रवाद पर आज भी खड़े हैं, स्वच्छ राजनीति पर आज भी खड़े हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए चिड़िया है, लालू जी के लिए चिड़िया है, कांग्रेस के लिए चिड़िया है, सपा के लिए चिड़िया है, आचार्य प्रमोद कृष्ण मोर्चा के लिए चिड़िया है, उद्धव ठाकरे के लिए चिड़िया है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखेगी आज की गतिविधि को? क्योंकि देखिए, अपने बायोग्राफी में मैं फिर शरद पवार का रेफरेंस दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का गुस्सा अगर था, सुनील सिंह साहब प्लीज उठ जाइए, जिसका नाम लूं उसी पर वही बात करें। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अपने बायोग्राफी में शरद पवार जी ने यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी के रवैये को लेकर अजीत पवार की नाराजगी रहती थी। कई बार तो बैठक में कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बात की जाती थी, मैं भी गुस्से में आ गया। मेरा गुस्सा देखकर एनसीपी के अन्य नेताओं में भी ये हलचल मच गई कि क्यों इतने नाराज हैं। और अजीत पवार अक्सर उनके बर्ताव से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में नाराज रहते थे। आज की गतिविधि को कैसे देखेगी कांग्रेस पार्टी? उससे पहले बता दें, गद्दारों को 1 साल बाद क्या मिला, ये आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं। ट्वीट किया है उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत पर। आदित्य ठाकरे का ये ट्वीट है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए अंजना जी, सवाल आज की घटना का छोड़िए, एक ये बात पक्की है कि लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं को तार-तार किया है बीजेपी ने। आज तो चलिए शरद पवार जी की सिर्फ किताब की बात की जा सकती है, उनके विचार की बात की जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के अजीत पवार नाराज रहते थे, लेकिन गोवा में भी इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, इन्होंने मणिपुर में ऐसे किया। ये तो करेंगे, इनको तो ये अब इसको कहते हैं ना कि राजनीतिक सत्ता का लहू अपना इनको मुंह लग गया है, तो ये तो करेंगे। और प्रेम शुक्ला जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसको घुमा के कहेंगे। लेकिन मैं एक बात प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, आप तो भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, लेकिन आपने तो पूरी भाजपा ही कांग्रेस युक्त कर ली है। अब भाजपा, वो भाजपा कहाँ रह गई जो आप बात कह रही थी, विचारधारा की चिड़िया उड़ गई। प्रेम शुक्ला जी उस विचारधारा पे बड़ा तर्क दे रहे थे, बड़े जोश में बात कर रहे थे। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ, भाई भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ, बीजेपी और कांग्रेस युक्त होती जा रही है। चलिए आप 1 जगह सत्ता, 2 जगह सत्ता, 3 जगह सत्ता पा लेंगे,
लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने है। सवाल ये नहीं है कि आज पार्टी टूटी है, कल इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, परसों ये किसी को तोड़ेंगे। भाई आप तो बिल्कुल निशाना लगा के बैठे हुए हैं कि अगर मान लीजिएगा आप चुनाव नहीं जीतते तो ऐसे ही कर्नाटक में कांग्रेस ने तोड़ी बीजेपी के नेताओं को, आपने कौन सा कसर छोड़ा? कांग्रेस ने कर्नाटक में सारे बीजेपी वालों को गले लगा लिया। ये तो अब राजनीति का स्वरूप है, अब कौन का हाई मॉरल ग्राउंड यहाँ पर लेगा। देखिए नरेंद्र जी का घाव अभी हरा हरा है, थोड़ा सा उनको वक्त दिया जाए, थोड़ी अपनी वो बात करें। इतना कुर्ता इनका हरा है लेकिन घाव उनका हरा है आज। नरेंद्र जी इसीलिए अगला सवाल मेरा आप ही से है अंजना जी कि एक सेकंड शरद पवार जी ने कहा था कि रोटी वक्त पर पलट देनी चाहिए वरना जल जाती है, तो ये रोटी जली है या वक्त पर पलट गई है? अंजना जी ये तो पूरा तंदूर पलट दिया। मैं आपको बता दूं कि शरद पवार जी ने पिछले 15 दिनों की घटनाक्रम अगर आप देखें, उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया था। अजीत पवार जी ने जो इच्छा जाहिर की थी कि मुझे संगठन की जवाबदारी, पब्लिकली उन्होंने इच्छा जाहिर की, और उसी लिए शरद पवार जी ने 6 तारीख को, आने वाले 6 तारीख को पार्टी के ज्येष्ठ नेताओं की मीटिंग बुलाई थी। उसमें सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, ये सब तो हमें पता ही, हम लोग दिन से बता रहे हैं, वक्त कम रहता है डिबेट में। सिर्फ मेरे रोटी जल गई या रोटी वक्त पर पलट गई? नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि आने या ये रोटी किसी दूसरे की थाली में चली गई। चलिए आपको एक और ऑप्शन दे दिया मैंने कि रोटी किसी दूसरे की थाली में चली गई। ये तो महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में, ये जो बीजेपी का जो तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी चुनकर आती है, उसको ऑपरेशन लोटस के तहत किस तरह नीचे खींचा जाए। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब इस पर जल्दी से, सत्ता में बने रह जाए। 2 लाइन का जवाब, आवाज नहीं। अंजना जी, प्रेम शुक्ला नहीं, आप बता ही नहीं रहे, रोटी जली की पलटी की प्लेट में गई, कहाँ गई? सर के नेतृत्व को समर्थन देना अलोकतांत्रिक है भाई। जिन लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से जो बहुमत में है, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है, तो बगावत तो यहाँ शरद पवार कर रहे हैं। जो विधायक दल का निर्णय है उससे बगावत करने का दुष्कांड स्वयं शरद पवार रच रहे हैं। उनके जो है विधायक दल के नेता, उनके प्रतोद, उनके कार्यकारी अध्यक्ष, उनके निर्णय को अस्वीकार करने की गलती चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। प्रेम शुक्ला जी आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा करवट है ये महाराष्ट्र की राजनीति में, और यहीं से 2024 की पूरी कहानी शुरू होगी, जिसमें शिवसेना के बाद अब एनसीपी भी 2 फाड़ साफ, जिसमें अजित पवार, छगन भुजबल के साथ 8 अन्य मंत्रियों ने शपथ ले ली है शिंदे और फडणवीस सरकार में, और वहां मौजूद रहे प्रफुल्ल पटेल। और शरद पवार कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखते रहिए।